राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, मशहूर एक्टर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अमोल पालेकर। अमोल पालेकर फिल्मी दुनिया का वो नाम जिसे फिल्मी हीरो की एंटीथेसिस माना जाता है। सादगी, भोलेपन और भावनाओं का जीता जागता नाम। अमोल पालेकर ने 70 और 80 के दशक में एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में दी। अपनी अदाकारी से उन्होंने आम आदमी की जिंदगी के सुख दुख, लाचारियों और अरमानों को पर्दे पर अमर बना दिया। अभिनय के अलावा जब उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा तो ज्वलंत सामाजिक मुद्दों को विषय बनाया। टीवी के लिए उन्होंने कच्ची धूप, नकाब और मृगनयनी जैसे धारावाहिक भी बनाए। मिलिए सजीव अभिनय और खरेपन की मिसाल अमोल पालेकर से। बहुत बहुत स्वागत है अमोल पालेकर। अमोल जी, बताइए कि आप ने शुरू तो किया था एक फाइन आर्ट्स स्टूडेंट के तौर पर ज़िंदगी को देखने का एक जो शुरुआत थी, और फिर आप थिएटर से होते हुए फिल्मों में आए। क्या ये इत्तेफाक था या फिर वो क्या था? क्योंकि स्टार्स के ज़माने में आपका फिल्मों में कदम रखना और आपने जब से फिल्मों में कदम रखा एक ख़ास तरह की भूमिकाएं ही आप करते रहे। It was sheerly an accident. In fact मेरा एक बहुत पुराना कोट है, लेकिन वो सही माने में आज भी उतना ही सही है। I was an actor by accident, producer by compulsion and director by choice. तो यही रहा है पूरा सफ़र, and I have nothing much to complain about. ये जो फाइन आर्ट्स वाली कहानी थी, ये कहाँ तक आपने परसू किया? उसके बाद फिर आपने उसको नहीं रखा अपने साथ? नहीं, बिल्कुल। After my post graduation from JJ School of Art, I have 7 one-man shows to my credit and lots of group shows participation. I was considered as one of the brightest prospects in fields of painting. In fact, हुसैन साहब जब भी मुझे मिलते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे और मुझे कहते थे कि वो पेंटिंग में क्या कर रहे हो बताओ, फिल्म का तो पता है हमको, पेंटिंग में क्या हो रहा है तुम्हारा। तो दिस इज़ हाउ इट वाज। बट एक ऐसा अलग मोड़ आ गया कि मैं थिएटर में चला गया और फिर थिएटर से फिल्मों में चला गया। इट हैज़ बीन series of accidents and very pleasant accidents, if I can say. फिल्मों में आने का ये एक्सीडेंट क्या था? कैसे, क्या वजह थी जो फिल्मों में आना हुआ? बासु चैटर्जी साहब, in fact all of them, बासुदा, ऋषिदा, श्याम बेनेगल, सत्यू साहब, उस ज़माने के ये जो सारे डायरेक्टर्स थे, they used to come and watch me in theatre. I was associated with Satyadev Dubey and fortunate to be associated with Hindi theatre movement also. And then I branched out and started doing my theatre in Marathi. तो ये लोग आके मेरा थिएटर देखा करते थे रेगुलर बेसिस पे। उनको पता था क्या क्या एक्सपेरिमेंटेशंस मैं कर रहा हूँ और क्या क्या हो रहा है। तो उस दौरान एक बार बासुदा ने मुझसे पूछा कि फिल्म में काम करना चाहोगे? सो दैट्स as easily and as simple that accident happened. लेकिन जब बासुदा ने कहा कि क्या फिल्मों में काम करना चाहोगे, तब एक बार तो जहन में ये आया होगा कि फिल्मों में तो क्या क्या होता है, पेड़ों के चारों तरफ घूम घूम के गाने होते हैं, फाइट होते हैं और ऐसा कुछ होता है जो मेलोड्रामा और कुछ अनरियलिस्टिक होता है। तो एक बार हिचक नहीं हुई कि ना कर दें? बासुदा ने जब पूछा, बासुदा की और मेरी पहचान उससे भी पहले थी और वो पहचान वहाँ होती थी
जहाँ एक फिल्म फोरम करके फिल्म क्लब चलाया जाता था, जहाँ बेहतरीन फिल्में, फॉरेन की बेहतरीन फिल्में, एंड फॉरेन की मतलब नॉट मियरली हॉलीवुड, पर्टिकुलरली यूरोपियन सिनेमा एंड जापानीज सिनेमा एंड ऑल, ये जो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट उस दौरान उभर आई थी, उसमें फिल्म फोरम वाज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म सोसाइटीज इन बॉम्बे, एंड बासुदा वाज द सेक्रेटरी. बासु भट्टाचार्य, बासु चैटर्जी, all these people, they were तो वी यूज्ड टू मीट देयर, एंड बासुदा ने मुझसे जो कहा तो यही कहा कि उन्होंने कहा मन्नू भंडारी की एक कहानी है, यही सच है करके. तो उन्होंने वो कहानी मुझे पढ़ने दी. वो कहानी पढ़ने के बाद उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट दे दी और कहा कि ये मैं बनाना चाहता हूँ. तो इसलिए हिचक की कोई बात थी नहीं. और यही सच है पर किस नाम से फिल्म बनी? रजनीगंधा. और रजनीगंधा का शायद पहला एक्सपीरियंस था जब आप फिल्म में काम कर रहे थे? नहीं, उससे पहले मैं 2 मराठी फिल्मों में काम कर चुका था. इनफैक्ट माय डेब्यू वाज विथ सत्यदेव दुबे एंड गोविंद निहलानी. उन्होंने दोनों ने मिलके, दे वर द प्रोड्यूसर्स, एंड दोनों ने मिलके शांतता कोर्ट चालू है, ये मराठी फिल्म बनाई थी, विच इज नाउ लुकिंग बैक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ अ न्यू सिनेमा इन मराठी. और उसके बाद मराठी के और एक जाने माने निर्देशक थे, राजा ठाकुर. उन्होंने मुझे मराठी फिल्म में लिया था और उसमें मैंने काम किया था, बाजीराव सा बेटा. तो ये 2 फिल्मों का छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरे पास. मेरे साथ, मुझे आज भी याद है, बासुदा ने जब पूछा तो साथ में और कौन कौन है, तो दिनेश ठाकुर थे. दिनेश ठाकुर दिल्ली थिएटर से थे, मैं बम्बई थिएटर से था, और दोनों के करियर की शुरुआत सिमिलर चीज से हुई थी. वो थी आधे अधूरे में लड़के का रोल. अच्छा. दिनेश ने दिल्ली के प्रोडक्शन में, जिस ओम शिवपुरी ने जिसे किया था, उसमें था, और मैंने वही भूमिका बम्बई में सत्यदेव दुबे के थिएटर प्रोडक्शन में की. तो ये एक अलग किस्म का बॉन्डिंग हम दोनों के बीच में था. एंड एक नई लड़की को लेके कर रहे हैं, बासुदा ने कहा, विद्या सिन्हा उसका नाम था. इनफैक्ट बासुदा ने हम दोनों को ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम दोनों थिएटर से हो, उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ट्रेन करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए आप उसके साथ अगर रिहर्स करो. तो हम लोग बासुदा के घर में मिल के, मैं और दिनेश, हम दोनों मिल के विद्या के साथ रिहर्स करते थे. तो ये पूरा माहौल था. इसमें वो पेड़ों के पीछे भागना और मुक्केबाजी करना, इसका कोई सवाल था नहीं. क्योंकि वो शायद शुरुआत थी, जैसा कि आपने बासुदा का नाम लिया, बासु भट्टाचार्य का नाम लिया, या ऋषिदास हों या फिर बाद में श्याम जी हों, इन लोगों का सिनेमा को बनाने की सोच ही इनकी बिल्कुल अलग थी, जिसका शायद रिश्ता उस फिल्म सोसाइटी मूवमेंट के साथ भी था. एक अलग तरह का सिनेमा बनाना था. लेकिन जब एज अ परफॉर्मर, देखिए एज अ डायरेक्टर आपकी सक्सेसेस फेल्योर्स आपके साथ रहते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन एक एक्टर के लिए तो वो करियर का सवाल हो जाता है. एक ख़ास तरह से उसको टाइप में, कोट एंड कोट, कि भाई अमोल पालेकर का मतलब इस पर्टिकुलर जॉनर की फिल्में करने वाला. तो ये आपके जो एक्टर के अंदर पॉसिबिलिटीज़ थी, उसको कहीं किल कर रहा था? बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स who broke the जो बॉलीवुड की जो एक परिपाटी स्टार सिस्टम है जी, उसको तोड़ने वाला मैं एक्टर था. इस माने में कि मेरी करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों की 3 सुपरहिट फिल्मों के साथ हुई जी. रजनीगंधा, छोटी सी बात और चितचोर, तीनों सुपरहिट रही. और ये 3 फिल्में करने के बाद चौथी फिल्म जो मैंने की, वो श्याम बाबू की, श्याम बेनेगल की भूमिका थी, जिसमें मैंने विलन का रोल किया. और इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल मच गई थी कि अरे सक्सेसफुल हीरो होने के बाद आप विलन क्यों करने जा रहे हो, ये दिस इज नॉट डन.
और मैंने कहा मुझे डन वन से कोई मतलब नहीं है. एज एन एक्टर दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एंड आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ थरली. आई विल डू दिस. तो इसलिए ये जो कोई मतलब जो सेट पैटर्न्स होते थे वो तो मैंने कभी माने ही नहीं. मैंने एज एन एक्टर मेरे करियर का वन ऑफ द probably the last film which I did was with Vidhu Vinod Chopra, खामोश. उसमें तो मैंने मर्डरर का ही रोल प्ले किया है. तो I kept on breaking those barriers and as an actor I kept on searching only for the roles which excited me and which challenged me. I was fortunate that I could do all that because I was very successful. जब आप इस मिड 70s के दौर पर नज़र डालते हैं, जब ये 3 हिट फिल्में एक के बाद एक आपके झोली में आईं, तब आप उसको सोशली किसी फिनोमेना का हिस्सा मानते हैं? क्या वजह मानते हैं आप जब आज मुड़ के देखते हैं कि इन 3 फिल्मों का, जिनमें वो स्टार सिस्टम, वो स्टारडम और वो जो एक्सपेक्टेशन थी दर्शक की, वो सब आप पूरा नहीं कर रहे थे, तब भी वो तीनों फिल्में एक के बाद एक हिट हुई? क्या वजह रही होगी? एक तो ये वजह थी कि इफ़ यू लुक बैक, दीज वेर द टाइम्स व्हेन इन एवरी फील्ड people, artists, they were looking for new avenues, be it in literature, be it in films, be it in theatre, be it in architecture, be it in visual arts. आप कहीं भी देखिए, this period was something of a renaissance period. and नई नई चीज़ें खोजी जा रही थी, ढूंढी जा रही थी. तो इसलिए लोगों को भी एक उम्मीद थी कि हमको कुछ अलग देखने को मिल रहा है यहाँ से. तो वो देखने के लिए लोग मेरा थिएटर देखने आते थे, लोग इस किस्म का सिनेमा देखने जाते थे, लोग पेंटिंग एग्जीबिशंस को जाते थे. तो ये सारे जो नए प्रवाह उभर रहे थे वो इसी दौरान हो रहा था. तो इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशंस और इस तरह की जो प्रयोग किए जा रहे थे उसमें कोई अचरज नहीं था. दिस वे आई थिंक वी वर ट्राइंग टू फाइंड डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, डिफरेंट काइंड ऑफ थिएटर, डिफरेंट जो हमको आज तक मालूम है उससे हटके अलग किस्म की चीज़ें खोजने की कोशिश हो रही थी. ये हुई एक बात. दूसरी बात, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इवन टुडे कि लोग चाहते हैं कि अलग कुछ देखने को मिले. जो सक्सेसफुल फॉर्मूला है, जो कहा जाता है कि लोगों को यही चाहिए, लोग यही चाहते हैं, वो चाहते होंगे, लेकिन उससे हटके, उसके अलावा और कुछ अलग चीज़ देखने को लोगों का मन हमेशा करता है. और लोग खोजते रहते हैं कि ऐसी चीज़ मिले तो उसको सर पे लेते हैं. हम लोग शायद देते नहीं उनको आज के ज़माने में या कभी भी, कि हम लोग देने में कतराते हैं, हम लोग डर जाते हैं और हम लोग कम पड़ते हैं कि हम लोग लोगों को अलग चीज़ें, हटके चीज़ें देते नहीं. लोगों को हट के देने के प्रयोग आपने भी बाद में किए, उस पर हम बातें करेंगे. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अमोल पालेकर के साथ. स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में. आज हम हैं मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अमोल पालेकर के साथ. अमोल जी, ये बताइए कि एक मिथ है कि कमर्शियल सिनेमा ख़ास तौर पर इस बात को बहुत आर्ग्यू करता है कि लोग ज़िंदगी में जिस काम को नहीं कर पाते, अपने बदले हीरो को पर्दे पर वो करते हुए देखते हैं और खुश होते हैं और एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. और एक दूसरी सच्चाई ये थी कि आप लोगों ने जो फिल्में बनाई, ख़ासतौर पर जिसमें आप प्रोटैगनिस्ट होते थे, वो उससे भी लोग आइडेंटिफाई करते थे. इस दोनों को कैसे हल करें? मतलब क्या वो कमर्शियल सिनेमा के उस लार्जर देन लाइफ प्रोटैगनिस्ट को आइडेंटिफाई करते थे या छोटी सी बात और चितचोर के एक आम आदमी को? नहीं, आपने जो कहा वो मिथ मैं थोड़ा सा रिफ्रेज करूंगा जी. वो ये है कि लोग हीरो के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग ढंग से करते हैं. जी. एक तो है एक
जिसे हम ड्रीम लेवल पे कह सकते हैं कि आई विश आई कैन डू दिस, आई विश आई स्टे इन अ पैलेशियल हाउस लाइक दिस, आई विश आई हैव ऑल दीज थिंग्स, ब्यूटिफुल गर्ल्स अराउंड मी। ये एक ख्वाब देखना जो होता है उस पे भी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो जो मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है उसमें जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है, या वहाँ वो आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो हीरो उठ के 50 लोगों के साथ फाइट करता है एंड ही कम्स आउट विक्टोरियस। ये आइडेंटिफिकेशन अलग किस्म की, मुझे पता है कि मैं ज़िंदगी में ये कभी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आई विश आई कैन डू दिस, इसमें एक आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो होती है। और दूसरी आइडेंटिफिकेशन के अरे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी, मेरे साथ यही हुआ था। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये पैरेलल सिनेमा के साथ जो इस सिनेमा के साथ हुई, मेरे बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ हुई, वो इस प्रकार की तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को एग्जिस्ट करती हैं। इसमें कोई मतलब अचरज की बात नहीं है। जी जी, आपने शुरू में इस बात को कहा कि फिल्म सोसाइटी मूवमेंट की वजह से कुछ खास तरह के फिल्म मेकर और फिल्में बनना शुरू हुई, और एक पर्टिकुलर टाइम आते आते उन फिल्मों का दौर ऐसा लगा कि ख़त्म हो गया, और आज तो उसके बारे में सोचना भी थोड़ा सा अजीब लगता है। एक तरह से फिल्मों से आप जैसी भूमिकाएं जब से गायब हुई, ऐसा लगा कि आम इंसान की भी वापसी फिल्मों से हो गई, अब वो किस में अपना चेहरा ढूंढे। जब आप ये देखते हैं कि सडनली ख़ास तौर पर 90 के दशक के शुरू के वर्षों से लेकर अब तक अब वैसी फिल्में नहीं बनती जिसमें छोटी सी बात, चिच्चोर, रजनीगंधा जैसा कैरेक्टर देखने को मिले। सारा देश बदल गया है जी, हमारा जीवन बदल गया है, द सोशल रियलिटीज हैव चेंज्ड, पॉलिटिकल सीन्स हैव चेंज्ड, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट ओनली फिल्म्स टू कीप रिमेनिंग द सेम? हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। आज ही जो बात हो रही थी इसलिए याद आई, एक फिल्म थी बातों बातों में जी। तो बातों बातों में ये दोनों लड़का और लड़की बम्बई की कहानी है, और बम्बई लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं। वो अब उसके ऑफिस जाती है, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, और प्यार का इजहार कैसे होता है तो मैं उसका स्केच बनाता हूँ बैठे बैठे लोकल के सफ़र में। और नाउ टुडे ट्रैवलिंग इन अ लोकल ट्रेन, टू गेट इन एंड गेट आउट इटसेल्फ इज डिफिकल्ट। तो वहाँ बैठ के स्केच मैं कहाँ करूँगा? बिल्कुल। तो ये आज की भाषा ही नहीं है जी, आज की पेस नहीं है। जैसे जैसे समय बदलता है उस तरह से आपके सिनेमा के कैरेक्टर्स भी बदलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे एक ज़माना था जब देवदास यंगर जनरेशन का हीरो था जी। आज वो देवदास यंगर जनरेशन का हीरो नहीं हो सकता जी। अ मैन हु just gets swayed away, doesn't take any action himself and just gets swayed away and ruins himself। ये शायद उस जमाने का 50s और 60s का हीरो हो सकता था, उस तरह का। आज के यूथ उसके साथ आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकती। इनफैक्ट लेटर ऑन की जनरेशन, मेरी जनरेशन भी उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकती थी। तो ये जो बदलाव हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी जिस तरह से बदलती है, मैंने जैसे कहा कि सारे व्हेन यू लुक एट द पॉलिटिकल सीन, politicians of 70s and 80s and see today's politicians, you can't find any comparison। तो you don't say कि वो लोग कहाँ हैं आजकल, नहीं, वो होंगे नहीं, होना पॉसिबल नहीं है। आज के जो कुछ हमारे समाज के दर्शन हैं वो बिल्कुल अलग होंगे, उसकी भाषा भी अलग होगी, वो सारा एक्सप्रेशन अलग होगा। लेकिन अगर यही सोचकर 70 और 80 के दशक में डायरेक्टर्स बैठ जाते, क्योंकि उससे पहले भी जो फिल्में बन रही थी, कारदार बना रहे थे, अगर शांतराम बना रहे थे, अगर मिसाल के तौर पर केदार शर्मा बना रहे थे या सोहराब मोदी बना रहे थे, वो एक अलग दौर था। लेकिन जब बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्में बनाना शुरू की तो अपनी तरह से बनाई,
उस वक्त के आदमी के सपनों को, उसकी अधूरी इच्छाओं को, उसके स्ट्रगल को उन्होंने पोर्ट्रे किया। आज के दौर में वो कौन सी फिल्में हैं, क्या अब उनकी ज़रूरत, क्या आज इंसान के सामने एगनीज नहीं है, उसके स्ट्रगल्स, उसके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स नहीं हैं? आज के जो यंगर जनरेशन के डायरेक्टर्स हैं, उनको नया सिनेमा क्या होना चाहिए, उनकी मांग क्या है, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी तो 70s और 80s का सिनेमा नहीं बना रहे हैं ना, वो भी तो अलग सिनेमा ही बना रहे हैं। आज विशाल भारद्वाज जो सिनेमा बनाता है वो आज का सिनेमा बनाता है। जोया अख्तर जो सिनेमा बनाती है वो आज का सिनेमा बनाती है, क्योंकि वो उनकी मांग है। व्हाट प्रोबेबली वी एक्सपेक्ट इज फॉर जोया अख्तर टू मेक व्हाट बासु चैटर्जी डिड। वो तो होगा नहीं, क्यों करें? मतलब मुझे इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगती। वो जो अपनी भाषा खोज रहे हैं, वो जो आज का थिएटर, जिस तरह से आज का थिएटर, मराठी थिएटर पर्टिकुलरली, इट्स वेरी वाइब्रेंट एंड देयर आर यंगस्टर्स हु आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग सो वेरी एक्साइटिंग। तो वो उनकी भाषा है, वो उनकी भाषा खोज रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन वो खोज रहे हैं, और जो पहले का जो थिएटर था उससे अलग है, वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो अलग अलग चीज़ें बदलती रहती हैं, और जो बदलाव आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। और बदलावों की बात हुई तो यहाँ पर हम आपसे थोड़ा सा रूमानी हो जाए के बारे में ज़रूर पूछना चाहेंगे। वो शायद आपका एक बहुत कोई पर्सनल स्टेटमेंट, कोई पर्सनल एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ थी, जिसका जो बाज़ार की शर्तें हैं और उसमें जो बॉक्स ऑफिस है, वो सब चीज़ें किनारे रखकर आपने एक बिल्कुल एक पर्सनल एक जर्नी जैसी चीज़ वहाँ दिखाई। मैंने एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, आई स्टार्टेड माई करियर इन 1980। जी। मैंने 1980 से आज तक 15 फिल्में बनाई होंगी। जी। None of those films were formula films. None of those films were बॉक्स ऑफिस पे नज़र रखे हुए मैंने एक भी फिल्म नहीं बनाई। इनफैक्ट आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड कि मैं इतने सालों से इतनी फिल्में जो एक भी मेन स्ट्रीम नहीं है, जो एक भी बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा ये सोच के बनाई नहीं गई है, ऐसी फिल्में मैं लगातार बना पाया। और ये सारी फिल्में लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने सराही, मुझे बहुत सम्मान दिया, मुझे बहुत आदर दिया। ये काम मैं हमेशा करता आया हूँ, बी इट एज एन एक्टर और बी इट एज ए डायरेक्टर। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आपने थोड़ा सा रूमानी जैसे फिल्म बनाई। मैं एक उस पर बात करने से पहले एक छोटी सी याद दिलाना चाहूँगा। जो फिल्म मैंने पहली बनाई मेरी एज अ डायरेक्टर, उसका नाम था आखरी। इट वॉज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ मास मर्डर्स एंड ऑल दैट। ये फिल्म मैंने 1980 में बनाई, व्हेन आई वॉज एट द पीक ऑफ माई पॉपुलैरिटी, गोलमाल ये वो सब। जी। बट एज अ डायरेक्टर आई चोज टू मेक a film in Marathi. Then 2, I played a villain in that film. Film which I produced myself, which I directed myself, and a very hard-hitting film on our social values and so many other things. उस पे क्रिटिसाइज करने वाली एक हार्ड हिटिंग फिल्म बनाई, दैट वाज माय चॉइस। वैसी फिल्म मैंने बनाई। I could have very easily, I mean, people expected me to encash on Golmaal and this and that, which I didn't do. But as a choice, and then I continued doing that till my last film, which I made on Alzheimer's, again in a Marathi film called Dhusar. So I have been doing it, and I am only really consider privileged to be able to do this and carry on doing this without making any compromise whatsoever. थोड़ा सा रूमानी में it was a musical which fascinated me. The musical expression. हमारे यहाँ ये होता है अक्सर के हम लोग फिल्म में 8 गाने हैं इसलिए उसको म्यूजिकल कहते हैं।
म्यूजिकल इज अ फॉर्म, म्यूजिकल इज एन एक्सप्रेशन, जी। कि जहाँ पे डायलॉग कहाँ खत्म हुआ और गाने कहाँ शुरू हो गए। और गाने से पहले भी, और वहाँ एक फ्री वर्स है, और फ्री वर्स से आप लिरिक्स में गए, और लिरिक्स से, तो ये जो सहारा जर्नी है, दैट फैसिनेट्स मी, इवन टुडे इट फैसिनेट्स मी। इतना ही नहीं तो हमारे यहाँ गाने की सिचुएशंस बहुत घिसी पिटी और बहुत वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे प्यार हो गया तो गाना आता है, तो इफ आई फेल इन लव तो दुख का गाना होता है। तो ये जो सिचुएशंस है, इसी में हम गाने का सोच करते रहते हैं। मुझे झगड़ा करना है, हम गाने में झगड़ा करेंगे। इट्स सच एन एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी विच इज ऑफर्ड इन म्यूजिकल फॉर्मेट। तो ये सारा मैंने किया, और सबसे ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम से हट के बात की, वो नाना पाटेकर को इस तरह के रोल में सोचना और लाना, बारिश करके तरह। हाँ, नाना पाटेकर वॉज अगेन एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी एज अन्ना इन परिंदा जी। तो उस तरह का नाना, जो एज अ विलन, एज अ रफ एंड टफ मैन, एज अ स्ट्रीट फाइटर, ये जो लोगों ने उसको सर पे रखा था, उसको बिल्कुल अलग ढंग से एक अंदर से डरा हुआ आदमी, खुद से भागने वाला आदमी, इस तरह का ये जो कैरेक्टर है, एंड अ वेरी लिरिकल पोएटिक काइंड ऑफ थिंग्स, ये अपने आप में एक बहुत अलग किस्म का चैलेंज था, एंड बोथ ऑफ अस थरली एंजॉयड डूइंग दैट। अमोल जी, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? मैं फिल्में बना रहा हूँ, मैं अच्छा नाटक कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ और करता आया हूँ, वो सब कर रहा हूँ। और जो सबसे शानदार, चमकदार और कामयाब दिन हैं, उन्हें आप कौन से दिन और कौन सा पीरियड का है? नहीं, इवन टुडे आई एम डूइंग एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। आई डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ इट्स कमर्शियल सक्सेस। मैं ये फिल्म जाके कितने पैसे कमाएगी और उसका ओपनिंग क्या होगा, ये चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं, आज भी नहीं सोचता। और ये सोचे बगैर मैं फिल्म बना सकता हूँ, ये सोचे बगैर मैं थिएटर प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और इससे ज़्यादा हैप्पीनेस की बात क्या हो सकती है कि जो मैं करना चाहता हूँ एग्जैक्टली वही मैं कर पाता हूँ, कर रहा हूँ और करते रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल जी, आपने इतना वक्त हमारे लिए। थैंक यू। ये थे अमोल पालेकर प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com।